हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जीएस का पार्ट फर्स्ट एसएससी जीएस का, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि आगामी कोरोना काल के बाद आएंगे, आप सभी को पता है, बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक मिशन की मैंने बात की थी जिसका नाम था एक वृक्ष और प्लास्टिक को न यूज। ठीक है, एक वृक्ष हो सके आप प्रयास करें, लगाएं और प्लास्टिक से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बना के रखें, क्योंकि प्लास्टिक आपके लिए एक दुश्मन है और दुश्मन से लड़ने की बजाय उससे दूरी ही बना लिया जाए तो मुझे समझता हूँ कि ये एक अच्छी सोच और अच्छी जीत हो सकती है, क्योंकि लड़ाई करने से लड़ाई और बढ़ेगी, खूनी संघर्ष और बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि आप दूरी ही बना लें, उससे बात ही ना करें। शायद मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले लेक्चर में मुझे लगता है कि कुछ ही एक दो क्वेश्चन छूट गए थे कि वीडियो कट हो गया था, तो कुछ 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको मैं आज फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए, शायद कुछ यही क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे, तो मैं बता रहा था, हाँ कलमकारी हो गया था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के लिए अधिकतम योगदान जो होता है वो सेवा का होता है। किसका होता है? सेवा से जो इनकम या जो भी टैक्स मिलता है वो राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अपना ये बात याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? सेवा से होती है, सर्विस फील्ड से जो टैक्स आता है वो राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा आता है। चलिए 21 नंबर क्या? चचनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, और कह रहा है कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, मतलब चचनामा में किस विजय का रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, पुरानी पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, तो बता सकते हैं अरबों के इतिहास को रिकॉर्ड करके रखा गया है किसमें? चचनामा में। ठीक है, चचनामा पुस्तक में किसका रिकॉर्ड है तो पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? अरबों का। 22 नंबर क्वेश्चन जो कि पिछले लेक्चर में छूट गया था, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? सभी जानते हैं, जावा खाई। जावा खाई जो है वो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। चलिए कुछ स्पेशल बताएंगे हम लोग, याद रखना पॉइंट। विटामिन बी में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या बताया मैंने, फिर से समझते हैं। विटामिन बी में कई टाइप के होते हैं, उन सब में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है अधिकतम होती है। कहने का मतलब अन्य विटामिनों की तुलना में विटामिन बी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ये बात आपको याद रखना होगा। दूसरा बात है कि सॉलिड वेस्ट, जो ठोस वेस्ट होते हैं, बेकार की चीज़ें होती हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? स्लज। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि स्लज क्या है, तो बोल देंगे सॉलिड वेस्ट क्या कहलाते हैं? स्लज कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, जो आज का मुद्दा है। चलिए, तो मुद्दा है 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है, तो समय को व्यक्त नहीं करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद होगी कि आपने पिछले लेक्चर की क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लिया होगा, और लर्न तो मैंने करा ही दिए थे, और शायद एक बार आपने पढ़ लिए होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास आप मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है, और आपकी भी ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा हुआ है कि 1904 में, थोड़ा सा तेज चलेंगे, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था। ठीक है, क्या बताया मैंने कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में जो नाम था, जिसका नाम था अभिनव भारत, ठीक है, जो कि गुप्त संस्था थी, की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा, तो सही जवाब होगा वीडी सावरकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार। यानी कि राज्य में कल्याण की भावना हो, ऐसे विचार किसमें दिए गए हैं? ठीक है, तो मूल अधिकार हो सकता है, या राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, या संविधान की उद्देशिका, या भाग 7। तो राइट ऑप्शन होगा राज्य के जो नीति, कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा हाँ समझ रहे होंगे आप लोग, राज्य के जो नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत हैं उसमें कल्याणकारी राज्य की संबंधी विचारधारा को बताया गया है। बात समझ में आ गई होगी आपको? पॉलिटिक क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा, या पैगोडा कहीं लिखा रहता है, तो लैंड ऑफ द गोल्डन
पगोडा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार को किसको बोलते हैं? म्यांमार को। तो म्यांमार को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय लेखिका को 2016 में उसकी पुस्तक, देखिए हमने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है क्योंकि पुस्तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट का मुद्दा रहा होगा, उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में एसएससी में। ये सब एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बार बार बताता चलूँ आपको। ठीक है, तो उस समय की पुस्तक है कि पुस्तक जिसका नाम है कोडेक्स, पूरा नाम है कोडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस। ठीक है, कोडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताया गया है इसमें। इंडस का मतलब नहीं समझ सकते सिंधु घाटी से। ठीक है, तो लास्ट ट्रेजर जो है ये पुस्तक का नाम है, के लिए स्कॉलरशिस्ट एशियन बुक अवार्ड से नवाजा गया था। ये बड़ी बात है, बात यहाँ पर अवार्ड से भी है ना, कि इसको स्कॉलरशिस्ट एशियन बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया था। वो हैं अदिति कृष्ण कुमार। कौन है? अदिति कृष्ण कुमार। मेरी बात समझ में आ रही होगी, अदिति कृष्ण कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 नंबर कि कौन सा बैक्टीरिया जो है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो क्या बोलेंगे? ककाई। जो ककाई जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया रोग का क्या है? कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 28 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? पहले उसका नाम हुआ करता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अब उसका नाम क्या हो गया है? उसका नाम हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। क्या हो गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में हज़ारों बार पूछे जाते हैं। कह रहा कि नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? 29 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं भाला फेंक से फेमस हैं। चलिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, यानी इंडस्ट्रियल स्रोत नहीं है जिसका हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकें, व्यापार के रूप में यूज़ कर सकें? तो ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। कह रहा था कौन सा स्रोत ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, तो हम लोग बात करने वाले हैं ईंधन की। ईंधन जो है, ईंधन मतलब छोटे मोटे ईंधन, इनका जो है वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, जबकि कोयला का वाणिज्यिक स्रोत है, लोग व्यापार करते हैं कोयला का, पेट्रोलियम का भी व्यापार होता है और प्राकृतिक गैस का भी व्यापार होता है। लेकिन ईंधन में छोटे मोटे ईंधन आते हैं, उसका कहने का मतलब इसका वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। याद कर रखें, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए याद रखें। 31 नंबर, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन्स है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में पढ़ते होंगे आप बायो में। उसका नाम है एड्रेनालिन जो हार्मोन है, ये आपातकालीन हार्मोन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप अचानक डर जाएं तो आपके पसीने आ जाते हैं। ठीक है, आप कहीं सांप देख लें, कोई खतरनाक स्टंट हो गया, या अचानक आप फिसलते बच गए, अचानक हाय क्या हो गया ये। तो ऐसी स्थितियों में एक हार्मोन्स आपके मस्तिष्क से निकलता है, उसको बोलते हैं एड्रेनालिन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको जानकारी का आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि आपातकालीन जो हार्मोन्स होता है उसको बोलते हैं एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, जो आपकी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, पसीना निकल कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, कि फिजिक्स से क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों में से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द है जो नहीं जुड़ा हुआ है? हर्ट्ज, चूँकि आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो हो सकता है क्योंकि ध्वनि से संबंधित आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो गया, तो ये संबंध जो शब्द है ये ध्वनि से जुड़ा हुआ है। डेसिबल, ये भी ध्वनि से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। माइक, ये भी साउंड होता है। ठीक है, गति मापी जाती है, ये सब चीज़ें हैं। माइक, ये भी ध्वनि से है। लेकिन जो कैंडला है, ये ज्योति तीव्रता मात्रक हुआ करता था, ये चीज़ें जो हैं आपने सुना होगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, तो उनसे संबंधित है ये। ठीक है, ना कि ध्वनि से संबंधित है। तो ये माइक, डेसिबल, ये तो हर ध्वनि से संबंधित हैं, लेकिन कैंडला जो है ये नहीं संबंधित है, तो इसलिए कह दिया गया कि ध्वनि से संबंधित नहीं है कैंडला। ठीक है, याद रहेगा। अगले बढ़ते हैं 33 नंबर, कह रहा भारतीय सिविल सेवा, ये जो IAS वगैरह बनते हैं जो, उनकी बात कर रहा है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सकता है पेपर में, और चूँकि आया भी है। तो जो
जो सिविल सेवाओं की जो जन्मदाता कौन है, ये अंग्रेज हुआ करते थे। जो कौन सा सभासद था जिसने सिविल सेवाओं को जन्म देने का प्रयास किया, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस, याद रहेगा, कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारपूर्वक, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और कोई भी अगर समस्या हो तो आप तुरंत हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, आपकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र निदान किया जाएगा। ऐसी हमारी आपसे पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक बार आप चाहें तो पुराना एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं रिवाइंड करके, और थोड़ा सा ब्रेक लेकर के हम लोग फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है? कह रहा कि भारत द्वारा विकसित, 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक जो मतलब व्यापार के लिए यूज होगा लेकिन असैनिक है वायुयान कौन सा है, जिसका नाम क्या है? सारस। सारस एक ऐसा भारत द्वारा विकसित है जो प्रथम है, जो असैनिक वायुयान है, जो वाणिज्यिक तौर पर असैनिक वायुयान है, ये है सारस। क्वेश्चन याद रहेगा। अगला बढ़ते हैं। कह रहा विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार जो संगठन है, जो अब जिसका नाम क्या हो गया? गैट के स्थान पर है। पहले इसका नाम क्या होता था? गैट। क्या बोलते थे? गैट। अब क्या बोलते हैं? WTO। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। पहले बोलते थे गैट, अब बोलते हैं WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। चलिए, 36 नंबर कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, नहीं दिख रहा क्या? चलिए, सॉरी आपको दिखा नहीं, मैं भी थोड़ा सा देखिए। हाँ, बात समझ आ गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको आप गैट बोलते हैं, तो गैट पहले था, अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, इसको बोलते हैं आमार सोनार बांग्ला। इसने आपने सुना होगा, जो बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, अभी चुनाव जीती हैं, उनका नाम ममता जी है। ममता दीदी, वो दीदी से फेमस हो गई हैं वो। तो वो अधिमोस्ट जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ करती है, तो जब भाषण देती हैं तो आमार सोनार बांग्ला ऐसा शब्द बोला करती हैं। आपको याद होना चाहिए, वो राष्ट्रीय गान है उनका, और वो गाएंगी ही, जाहिर सी बात है। तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जन गण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में, दिख रहा है आपको? चलिए, मैं समझता हूँ इसको लास्ट कर दिया जाए। चलो 40 कर लेते हैं टोटल। ठीक है, लिखा हुआ कि भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? लाख का मतलब समझते हो? वही लाख जो रेशम से बनती है, उसी को मैं समझता हूँ वही लाख है। तो इसका जो उत्पादन, लाख का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत की अगर बात करेंगे तो झारखंड में होता है। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यह कैलाश सत्यार्थी। भैया ये बहुत बड़े हैं, नोबेल पुरस्कार जीते हैं कैलाश सत्यार्थी। इनका अभी इतिहास आप उठाकर देखिएगा तो बहुत ही फेमस लोग हैं ये। मलाला यूसुफजई, ठीक है, सलमान खान की बात नहीं करता, लेकिन कैलाश सत्यार्थी की बात करूँगा और मलाला यूसुफजई की बात करूँगा। सानी गुरुजी, इनके बारे में अभी नहीं जानता, लेकिन कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ सुना है, बहुत अच्छे हैं ये, और अब तो नहीं रहे, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, ये सोचने को गलत लिखा हुआ, गलत नहीं लिखा हुआ, आधा सा बना हुआ तो संस्थापक हो गया। भाई आधा सा ही नहीं है, डैश लगाना नीचे, हरंत लगी हुई है। बस जितने भी मैं इसमें हैं वो सब ऐसे ही वर्ड लिखे हुए हैं, थोड़ा उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा शुद्ध हिंदी में जाना पड़ेगा। संस्थापक जो लिखा हुआ ना, इसको समझिए आप। ठीक, आधा सा बना हुआ, आई आधा सा हो गया, सही लिखा हुआ, गलत नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? लिखा यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, फिजिक्स क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहते होंगे, इंटर में पढ़ा होगा। यदि किसी, अगर आपने इंटर किया होगा तो
यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंगदैर्ध्य हो, यानी तरंगदैर्ध्य क्या हो, समान हो, यानी लेमडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेमडा प्रोटॉन या फोटॉन, यानी ये कह रहा है, ठीक है। लेमडा तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन और लेमडा फोटॉन की तरंगदैर्ध्य बराबर हो, तो कह रहा है उनमें क्या समान होगा। देखिए क्या लिखा है ना, क्या आधा का बना हुआ है, ठीक है। तो क्या समान होगा, रैखिक संवेग। क्या समान होगा, रैखिक संवेग समान होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। सभी जानते हैं दक्कन का पठार मध्य भारत में पड़ता है, और जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है ये कौन सा है, तो कौन सा होगा, चंदन। जो चंदन पौधा है वो दक्कन के पठार की प्रमुख विशेषता में माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद होगी कि आपने इन सभी प्रश्नों का आपने सटीक से जवाब लिया, आपने लर्न किया, और आप मेरे साथ बने रहे। आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी तरीके से आप पार्ट 3 में आएंगे और वीडियो को देखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं। आप कभी भी पुराने पेपर उठा के देखिएगा, तो इनमें से अभी मैंने पूरा नहीं किया हुआ है, अभी केवल कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 ही हो पाए हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप ज़रूर देखिएगा कभी, तो मेरी बात आप सच मानेंगे कि वाकई में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, यहाँ पूछा गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानेंगे पेपर में पूछे गए हैं, वही सब मैंने आपको प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।